ठीक है। अच्छा, आप लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपनी तरफ से? आपके पास ऑप्शन नहीं आता? सर जो लैपटॉप पे है ना उनके पास आता है। अच्छा अच्छा, हम सप्लाई के ऊपर आते हैं। ठीक है, सप्लाई होती क्या है? कोई बंदा है जो बताना चाहे? सर बता दिया जिनको बताना था ना, अब रहने दें, टाइम हमारे पास चलाता जा रहा है, और बिल्कुल कम जाके बचा है। देखिए, जिस तरह इन्होंने कहा है कि सप्लाई द फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब्स द टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड और सर्विस दैट इज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, यानी प्रोड्यूसर्स ने बना के रखी और अवेलेबल की किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए। सही है? जिस तरह कोई कंपनी बनाती है, कपड़े बनाती है, कपड़े बनाने वाली कंपनी, जूते बनाने वाली कंपनी जूते बनाती है जिसको आप पहनते हैं, और अला कर कोई खाए ना, जूते खाए भी जाते हैं ना वैसे। और इसके अलावा जो है, कपड़ों की कंपनी कपड़े बनाती है, लैपटॉप्स की कंपनी लैपटॉप बनाएगी, और फ्रिज वाली कंपनियां फ्रिजें बनाएंगी और डिवाइसेस बनाएंगी। तो वो जब बना के रखती हैं, यानी अवेलेबल टू कंज्यूमर्स करती हैं, तो वो क्या कहलाती है? सप्लाई। अच्छा, इसमें एक चीज़ है जो कि यूजुअली हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, गुड्स एक होती हैं फाइनल गुड्स, दूसरी होती हैं सेमी फिनिश्ड, और तीसरी होती हैं रॉ मटेरियल, वो भी एक गुड कहलाती है। सही है? वो किसी कंपनी के लिए आपकी जो है ना प्रोडक्ट, या आपकी जो गुड है, वो रॉ मटेरियल हो सकती है, और किसी कंपनी के लिए या आपके लिए वो आपकी प्रोडक्ट फिनिश हो सकती है। जिस तरह हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, कि जो कॉटन होती है, वो किसान के लिए क्या है? एक गुड है, फाइनल गुड, वो करके आगे सेल कर रहा है। लेकिन वो जो मशीन है, स्पिनिंग मशीन, या जो कपड़ों वाली फैक्ट्री है, उसके लिए क्या है? दिस इज रॉ मटेरियल। सही है? तो उसके लिए एक रॉ मटेरियल है। फिर वो जैसे ही उसको धागा वगैरह बना के और उसको तख्ते बनाती है, तो वो अपनी तरफ से तो फाइनल प्रोडक्ट करके भेज रही होती है, लेकिन जब उसके पास आती है दर्जी के पास, तो क्या होता है? रॉ मटेरियल। सही है? फिर दर्जी जब उसको बना के बेचता है, तो खुद जो बेचता है वो फिर फाइनल होके हम पहनते हैं। ठीक है? तो यानी जिसके हाथ में जो प्रोडक्ट बन के जब निकल रही है, तो क्या हो रहा है? फाइनल होके निकल रही है। लेकिन उसूलन या असल में वो क्या है? वो किसी न किसी फार्म के अंदर है, वो रॉ मटेरियल के फार्म के अंदर है, या वो फिनिश गुड के अंदर है, या वो सेमी फिनिश गुड के अंदर है। ठीक है? तो असल मकसद या असल जो पर्पज है वो क्या है सप्लाई का? कि चीजों को बना के मार्केट तक या कंज्यूमर्स तक उसकी रसाई को यकीनी बनाना। ऐसा ही होता है। ठीक है? सप्लाई का क्या ताल्लुक है डिमांड के साथ, फिर प्राइस के साथ? आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिटेल में पढ़ा होगा, ऐसे वैसे नहीं पढ़ा होगा। तो कोई बंदा है जो कि बताए कि सप्लाई का डिमांड के साथ क्या ताल्लुक है, सप्लाई का प्राइस के साथ क्या ताल्लुक है, फिर इक्विलिब्रियम का क्या कंसेप्ट है इसके अंदर, उसकी क्यों जरूरत पड़ती है? एनीबॉडी कैन टेल मी? हेलो सर, आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी, आ रही है, आप बताएं, बोलें। सर मेरा तो एक क्वेश्चन है जी जी। कि सर ये जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त हम किस तरीके से इसको डील करेंगे कि ये हमारा इंटरमीडिएट गुड है या फिर ये हमारा फाइनल गुड है? जीडीपी के अंदर ना, बिल्कुल। जिस जीडीपी के अंदर ये हमने थोड़ी सी पढ़ा था, प्रॉब्लम एक आती है अप्रोच उसमें। पढ़ी थी। आ, उसके अंदर ना, जीडीपी के आप लेक्चर्स उठा के जाएंगे तो उसमें ये होगा कि फाइनल वैल्यू, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो आपके पास कपड़ा है,
धागा नहीं, कपास नहीं, कपड़ा है, उसकी वैल्यू आप करेंगे। जिस तरह ऑयल है ना, वो जमीन से क्रूड ऑयल की फॉर्म में निकलता है, फिर उससे मिट्टी निकलती है, फिर और चीजें, तो वैल्यू एडिशन हो रही होती है उसको ना। लेकिन जो उसकी जो मालियत है जीडीपी में शामिल की जाती है, वो लीटर की, या जो फाइनल लीटर रेडी टू यूज होता है उसकी की जाती है। सही है। हमने एक एग्जांपल पढ़ा था जिसमें पूरी कॉस्टिंग दी हुई थी, आप लेक्चर में जाके पढ़ भी लीजिएगा और उस स्लाइड को भी चेक कर लीजिएगा। उसके अंदर पूरी एक टेबल दी गई है कि हम इन ये जो स्टेप्स के अंदर उसके अंदर कॉस्ट ऐड हो रही है या उसके अंदर वैल्यू ऐड हो रही है, उसको काउंट नहीं कर रहे, हम काउंट कर रहे हैं फाइनल वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जी देखिए, सर, ये कह रहा तो है, जी बोले। जी सर, तो दरअसल कंफ्यूजन यहाँ ये हो रही है ना, एक कंपनी है उसका फाइनल प्रोडक्ट है धागा बनाना है, दूसरी कंपनी है उसका फाइनल प्रोडक्ट जो है कपड़ा बनाना है, तीसरी कंपनी है एक दर्जी है फॉर एग्जांपल, छोटा एंटरप्रेन्योर है, वो कपड़ा एग्जैक्टली, बनाता है। तो परफेक्ट। एक एक मैं आपको एक बताता हूँ, इकोनॉमिस्ट इसको कैसे डील करेगा? मैं आपको बताता हूँ। इकोनॉमिक्स कैटेगरीज डालेगा, किसान से धागा अपना कपास आई, उसको रॉ मटेरियल में डालेगा, क्योंकि वो कैलकुलेट करता है टेबल के फॉर्म में। ठीक है, वो कहीं से आती है कोई कैद नहीं है। किसान ने रॉ मटेरियल दिया, दूसरी कंपनी ने धागा बनाया, उसमें वैल्यू एडिशन हुई, वो वैल्यू एडिशन की वैल्यू एड करेगा उसके अंदर। फिर तीसरी कंपनी ने क्या किया, कपड़ा बनाया, वैल्यू एडिशन हुई कपड़े के अंदर। चौथी कंपनी ने उसको बना के सेल किया। ठीक है, कंज्यूमर तक। तो चारों कंपनीज क्या है, कंपनीज अलग है, लेकिन चारों के लेयर्स मुख्तलिफ हैं। हो सकता था कि ये चारों लेयर्स एक ही कंपनी कर लेती। सही है, चारों जो प्रोडक्शन की स्टेजेस हैं वो एक ही कंपनी कर लेती है, और कर रही है आजकल कंपनीज। मैं आपको बताता हूँ, कंपनीज अभी मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन इस तरह की ऐसी कुछ कंपनीज हैं जिनकी जमीनें भी अपनी हैं, कॉटन भी वो खुद बोते हैं, और फिर उनकी जो फैब्रिकेशन है धागा बनाने की, वो भी उनकी कंपनी है, और फिर कपड़ा बनता है वो भी उनकी कंपनी है। सही। या वो किसानों को उन्होंने एंगेज करके रखा हुआ है, अब खुलेमंद हो गई, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं किसानों के साथ कि आपने कपास हमको देनी है, और उस पर लोन वगैरह चाहिए आपको या कोई और फैसिलिटी चाहिए तो वो कंपनीज देती हैं। तो इस तरह डीलिंग चलती है, लेकिन ओवरऑल नहीं चलती। बाकी आपकी इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो उन तमाम स्टेजेस की वैल्यू एडिशन करते हैं। सही है। और जो जब फाइनल गुड होती है उसी की ही वैल्यू जीडीपी के अंदर शामिल होती है। देखें, उसी की वैल्यू के अंदर ना उन तमाम स्टेजेस वाली वैल्यू शामिल होती है। ऐसा नहीं कि वो नहीं होती या वो इग्नोर होती है, वो तो होती है ना। मिसाल के तौर पर किसान से आपने कपास ली, उसकी वैल्यू आपने 10 माउंड ली, ठीक है, उसकी वैल्यू मिसाल के तौर पर 40,000 50,000। फिर आपने उससे धागा बनाया, उसकी वैल्यू 60,000 70,000 कर ली, लाख हो गया। फिर आपने तख्ते बनाए, कपड़े बनाए, सिल्टें बनाई, उसकी मान लेते हैं उसकी वैल्यू थी 80,000 या 90,000, 1,90,000 हो गए। फिर उन्हीं में से शर्ट्स बनी, उनकी वैल्यू थी कोई सर 2 लाख 3 लाख। तो क्या होगा, 5-6 लाख उसकी लागत आ गई आपके पास। कोई जी कैद सर, नहीं कि कोई समझ गया। कौन सी कंपनी बना रही है, किस स्टेज पे। देखिए, इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया जाता है ना, या जो सेक्टर्स है उनको डिवाइड किया जाता है कि भाई ये माइनिंग इंडस्ट्री है, ये स्पिनिंग इंडस्ट्री है, स्पिनिंग इंडस्ट्री में से ये मिला हमें। अगर एक ही कंपनी ना दो दो इंडस्ट्री से या दो दो लेयर्स पे काम करती है, तो उसको दो इंडस्ट्रीज के अंदर कैटेगराइज किया हुआ होता है इकोनॉमिक्स में।
आ रही बात समझ में? अगर एक कंपनी, मान लेते हैं कि गुल अहमद गिरोह भी खुद कर रही है कपास को, और उसके धागे भी खुद बना रही है, उसकी एक डिपार्टमेंट है, और उसकी दूसरी डिपार्टमेंट उसी से कपड़ा भी खुद बना रही है, तीसरी डिपार्टमेंट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट और सीने का जो दर्जी पर का काम है वो कर रही है। तो चारों पांचों स्क्रीन शेयर नहीं हो जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या चीज? सर। क्या आप हो जो रही है? स्लाइड शेयर करते हैं ना, वो स्लाइड शेयर नहीं हो रही। यार अभी समझा रहे हैं यार। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया कि जब जी हम सर, आ गया, जीडीपी के अंदर थैंक यू। डील कर रहे होंगे तो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस। अब फाइनल वैल्यू में क्या ऐड होगा? देखिए, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो हर स्टेज का वैल्यू होगा। चाहे वो जो गुड है वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में, उसकी रॉ मटेरियल वाली वैल्यू आ रही है, उसकी सेमी फिनिश्ड वाली वैल्यू आ रही है, उसकी फुल फिनिश वाली वैल्यू आ रही है। तीनों चारों वैल्यूज एड होके कंट्रीब्यूट कर रही है टुवार्ड्स फाइनल वैल्यू। दैट्स इट। सिंपल कहानी है, सिंपल बात है कि उसके अंदर जितने भी स्टेजेस है उनकी वैल्यू ऐड करके और फाइनल वैल्यू बताई जा रही है। फाइनल वैल्यू जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? उन स्टेजेस वाली वैल्यू से आ रही है, जो वैल्यू एडिशन हो रही है हर स्टेज के ऊपर। बात आ गई समझ में? जी सर, आ गई। ओके, लेट्स मूव अहेड। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि दिस रिलेट्स क्लोजली टू डिमांड फॉर अ गुड और सर्विस एट ए स्पेसिफिक प्राइस। सर आप जो है वो स्लाइड शेयर करके पढ़ाए ना ताकि समझ आए। स्लाइड शेयर नहीं हो रही। अच्छा, स्लाइड शेयर ही नहीं हो रही, सॉरी सॉरी सॉरी। जी सर, आप नहीं ये सॉरी कहते हैं सर। ना कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अब मैं सोच रहा था कि स्लाइड के ऊपर कोई और फाइल खुली है, वो अभी खुली हुई थी, उसको मैंने बंद किया, तो जिसकी वजह से शायद आप लोगों को स्लाइड नजर नहीं आ रही हो। कम्युनिकेशन गैप है ना सर, क्या करें, जी, स्किल्स कम है कम्युनिकेशन हमारी। सर दरअसल कम्युनिकेशन स्किल्स कम है ना हमारी, इसलिए। नहीं, वो अच्छी है आपकी कम्युनिकेशन, इसके साथ यू आर वेरी स्पेसिफिक टू द टू व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि आपका काम लाइट्स के साथ है, तो आप यही कहना था। स्क्रीन के साथ तो नहीं है ना, स्क्रीन में तो बहुत सारे और टेप्स भी खुले हुए हैं, तो ये मुझे समझना चाहिए था, ये मेरी गलती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं इसकी तरफ, डिमांड सप्लाई की तरफ। सप्लाई और डिमांड में हमें रिलेशन समझने की कोशिश करनी होगी कि सप्लाई से आपका डिमांड जुड़ा होता है। सप्लाई अगर कम होती है, यानी शॉर्टेज हो जाती है किसी चीज की, तो डिमांड बढ़ जाएगी। सही है, ऐसा ही होता है। देखिए, जिस तरह इन लोगों ने कहा है कि रिलेट्स क्लोजली टू डिमांड फॉर अ गुड एंड सर्विस at a specific price, all else being equal, supply provided by producers will rise if the price rises because the firm look to maximize profits. ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी जब प्राइस डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। देखिए, जब प्राइस बढ़ती है ना, तो होता क्या है, प्राइसेस बढ़ती क्यों है? बिकॉज ऑफ पुल इन डिमांड। डिमांड उनको पुल करता है, लोग जब बहुत जब सारे चाह रहे डिमांड हैं। बढ़ती है सर, तभी प्राइस बढ़ जाती है। जी, क्या सर चीज? जब डिमांड बढ़ती है किसी प्रोडक्ट की तो प्राइस भी बढ़ उसके बहुत जाती है। सारे वजूहत हैं। वैसे यहाँ पर हम एक ही वजह पढ़ेंगे, सही, सिर्फ एक ही, क्योंकि उसने कहा है ना कि ऑल एल्स बीइंग इक्वल या कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो वहां पर हमने उन चीजों को मद्देनजर नहीं रखना, हमने सिर्फ ये रखना है कि डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ गई, और जब प्राइस बढ़ेगी तो जो प्रोड्यूसर होगा ना, वो लगा के प्रोडक्शन करेगा, वो प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। वो अगर 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो 12,000 करेगा, अब वो 13,000 करेगा, अब वो 20,000 करेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा कि उस अपॉर्चुनिटी को वो कैच करे, लूज नहीं करे, उसको अवेल करे। देखिए, बिजनेसमैन क्यों एग्जिस्ट करता है?
कंपनीज क्यों एग्जिस्ट करती है? पैसा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए। उनको किसी से कोई खैर ख्वाही थोड़ी है, वो कोई वेलफेयर के लिए थोड़ी उठी है, वो आपसे पैसा कमाना चाह रही है, ये कंज्यूमर से पैसा कमाना चाह रही है। तो जब भी वो देखेंगी कि प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है तो वो दे देगी, मार्केट में आ जाएंगी अपने प्रोडक्ट्स के साथ, अपनी चीजों के साथ। सही है। उसके बाद इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, जिस तरह ये कह रहे हैं कि सप्लाई एंड डिमांड ट्रेंड्स फ्रॉम form the basis for modern economy. For a specific good, each specific good or service will have its own supply and demand patterns based on price, utility, and personal preference. If people demand a product and are willing to pay more for it, producers will aid the supply. ठीक है, सप्लाई को वो इंक्रीज कर लेंगे। जब किसी भी प्रोडक्ट की ज्यादा प्राइस करने के लिए, पे करने के लिए कोई कंज्यूमर तैयार है, तो वो कंपनीज मार्केट में आ जाएंगी और उसमें एक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आता है। मार्केट्स विल रीच पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर द सप्लाई इक्वल्स द डिमांड, नो एक्सेस सप्लाई, नो शॉर्टेज। सही। मिसाल के तौर पर मेरे प्रोडक्ट्स की ना, मेरे मार्केट के अंदर 10,000 प्रोडक्ट्स की जरूरत है या डिमांड है, या लोगों के अंदर परचेसिंग पावर है, या लोग कंज्यूम कर रहे हैं, और मुझे भी लिहाजा फिर 10,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करनी चाहिए। ये कोई पागल ही होगा कि 10,000 की जगह पे 9,000 कर ले, या 10,000 की जगह पे 11,000 कर ले। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा बिजनेसमैन होगा ना, वो अपनी इन्वेंट्रीज को स्टॉक होने नहीं देगा, वो हमेशा इक्विलिब्रियम में चलेगा। क्योंकि जब इन्वेंट्रीज बच गई तो नुकसान हो जाएगा, इन्वेंट्रीज खराब हो जाएंगी, इन्वेंट्रीज एक्सपायर हो जाएंगी, वो किसी काम की नहीं होगी, कपड़े पड़े पड़े सूख जाएंगे, सड़ जाएंगे। सही है। या लैपटॉप्स अगर कंपनी बना के रखती हैं तो वो सड़ जाएंगे, वो यूज ही नहीं होंगे। कोई भी चीज आप ले लें, चाहे वो लॉन्ग टर्म हमारे कंजप्शन गुड्स हो या शॉर्ट टर्म, जिनकी शॉर्ट लाइफ होती है, कुछ की लॉन्ग लाइफ होती है। और जैसे कि हमारे खाने पीने की अशिया है, तो वो क्या करेंगे, या जो होटल्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं, उनका बड़ी बड़ी स्ट्रगल होती है, वो तो अनाड़ी होते हैं, उनको तो, उन्होंने तो इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ी होती है ना, उनको इकोनॉमिक्स का पता है। आप उनसे जाके पूछें कि भाई इकोनॉमिक्स क्या होती है, आपको पता है सप्लाई और डिमांड क्या होती है, तो वो कहेंगे कि भाई हम ये नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि जितना ये लोग आए हम उतना ही खाना पकाएं या उतनी ही चीजें मुहैया करें, उतनी ही चीजें पेश करें, ताकि हमारा खाना ज़ाया ना हो, हमारे वसाइल ज़ाया ना हो, हमारी गैस ज़ाया ना हो, हमारी बिजली ज़ाया ना हो, हमारा एक्स्ट्रा लेबर ना लगे। तो क्या करेंगे वो, इक्विलिब्रियम। सबसे अच्छा इक्विलिब्रियम तो होटल वाले कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम को हम एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं सप्लाई के अंदर। सप्लाई डिमांड को देखता रहेगा, ठीक है, और जब हम डिमांड की तरफ आएंगे तो वो सप्लाई को देख रहा होगा। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते, एक दूसरे का दीदार कर रहे होते, और एक दूसरे के इशारों पर चल रहे होते। वो स्टेप, सप्लाई अगर एक स्टेप पीछे है तो डिमांड भी एक स्टेप पीछे हो जाएगा, सप्लाई अगर एक स्टेप आगे तो डिमांड भी आगे हो जाएगा। तो इस तरह इनके दरमियान इतना इत्तेफाक पाया जा रहा होता है। सही। और इसके अंदर अपना एक और चीज़ है, इन लोगों ने कहा है कि इसकी हिस्ट्री, सप्लाई एंड इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस इज ऑफन इफ नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विद डिमांड। ठीक है, जब से चीज़ों की कंजप्शन होने लगी है, चीज़ें खरीदी जा रही हैं, तो सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट आया, और ये मौलाना एडम स्मिथ ने दिया था हमें।
ये उसका एक तोहफा है इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर उसके अंदर आके मौलाना कीन्स ने बड़ी अमेंडमेंट्स करी, बड़ी उसको जो है ना एडवांस लेवल पे लाने की कोशिशें करी, उसके अंदर मजीद थ्योरीज ऐड करी, फिर उसी के लिए लॉज बनाए, डिमांड के लॉज बनाए, फिर सप्लाई के लॉज बनाए, फिर उसको कनेक्ट किया प्राइस के साथ। सही है? तो इसकी हिस्ट्री कहाँ से आ रही है? 17th सेंचुरी। देखिए सप्लाई और डिमांड वैसे तो हजरत आदम से ही एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं, लेकिन चूंकि इसको जब हम अंग्रेजी में कोई वर्ड दे देते हैं तो फिर हम बोल देते हैं कि यार हाँ वाकई जो है ना ये ये चीज इस दौर में दरियाफत हुई। असल में चीजें जो है ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि दरियाफत होती हैं, नई नई होती दरियाफत। एक होती है ईजाद, दूसरी होती है दरियाफत। इन्वेंशन होती है और डिस्कवरी होती है। इन्वेंशन में क्या होता है कि नई चीज आप बना लेते हो। डिस्कवरी में क्या होता है कि कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब सप्लाई और डिमांड, क्या पहले कंपनीज नहीं चलती थी? क्या पहले बिजनेस नहीं होता था? होता था। ठीक है? तो उस वक्त भी हमारी सप्लाई और डिमांड थी। सही है? तो लेकिन एडम स्मिथ ने जो है ना फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स के अंदर एक किताब लिखी और उसमें बता दिया कि सप्लाई भी होती है और डिमांड भी होती है, और इनके दरमियान एक लीगल रिलेशनशिप है, एक लॉ, एक बाउंडेड रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ ये बहुत कनेक्टेड है। हमने पढ़ लिया सप्लाई को ना इंडिविजुअल लेवल पे, अब हम आते हैं इसको मैक्रो लेवल पे, क्योंकि असल मकसद क्या है हमारा? मैक्रो लेवल। किसी एक कंपनी को नहीं देख रहे, किसी एक बंदे को नहीं देख रहे, किसी कंज्यूमर को नहीं देख रहे, किसी एक मार्केट को नहीं देख रहे, हम क्या कर रहे हैं? ठीक है? अब आ रही है आवाज? हेलो? जी सर। जी हाँ। सर, अब आ रही है, पहले खत्म। अच्छा, ये थोड़ा कनेक्शन का मसला था। अच्छा, ठीक है। हमने सप्लाई पढ़ ली, और ये कॉमन चीज हो चुकी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर हम किस चीज को देख रहे हैं? एग्रीगेट को देख रहे हैं, यानी इंडिविजुअल को नहीं देख रहे, ओवरऑल इकोनॉमीज को देख रहे हैं, ओवरऑल कंट्री लेवल को देख रहे हैं, ओवरऑल मार्केट लेवल को देख रहे हैं। किसी एक मार्केट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल मार्केट की बात कर रहे हैं। ठीक है? और जिस तरह इन्होंने कहा है कि एग्रीगेट सप्लाई आल्सो नोन एज टोटल आउटपुट, द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced within an economy, it given overall price in a given period। ठीक है? यानी आपकी कंट्री के अंदर एक प्रोडक्ट नहीं, या एक कंपनी की प्रोडक्शन नहीं, तमाम प्रोडक्शन, तमाम प्रोडक्ट्स या तमाम आउटपुट जो कि बन रही है किसी साल के अंदर एक पर्टिकुलर सर्टेन पीरियड के अंदर, उनकी वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, या उनकी अमाउंट को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट का सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो जनरल प्राइसेस के साथ है, वो किसी एक प्रोडक्ट की नहीं करेगी, इन्फ्लेशन की एक प्रोडक्ट की प्राइस की बात नहीं करेगी, या एक प्रोडक्ट की डिमांड की बात नहीं करेगी, ओवरऑल प्रोडक्ट्स की डिमांड की बात करेगी। जिस तरह हमने एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ा था ना, तो इस तरह एक सप्लाई इंडेक्स होगा जिसके अंदर ओवरऑल फॉर्म की सप्लाई की बात करी जाएगी, कि जो ओवरऑल फर्म्स हैं या इकोनॉमी के अंदर जितने भी फर्म्स हैं वो कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं या कितनी सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में बेचने के लिए। ठीक है? बाकी सप्लाई और प्राइस के दरमियान तो आपने रिलेशनशिप अच्छी तरह से पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि सप्लाई को कौन सी चीजें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। बोले? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। अच्छा,
अब हो रही है? हो गई शेयर? जी सर हो गई। थैंक यू। अच्छा, ये है कि उसके बाद देखिए हर चीज को जो है ना फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं। जैसे कि घर में आपकी शख्सियत को, आपको, आपके डिसीशंस को, औरों के डिसीशंस या औरों के बिहेवियर, या मिसाल के तौर पर आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो उसके उस चीज की परफॉर्मेंस पे या आपकी पढ़ाई के ऊपर बहुत सारी चीजों का असर अंदाज होगा। माहौल का, टीचर्स का, आपकी फैमिली का, कि आपकी फैमिली आपको से तावन कर रही है या नहीं, या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है या नहीं, या पैसे का बहुत बड़ा अमल दखल है कि आपके पास पैसा है या नहीं है, आपके पास कंप्यूटर है या नहीं है, आपके पास मोबाइल है या नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हर चीज के ऊपर अपना असर रसूख कर रही होती है। तो इसी तरीके से सप्लाई के ऊपर भी कंपनी जो चीजें बना के भेज रही होती है तो वो बहुत सारे फैक्टर्स का सामना करके ही भेज रही होती है। अब इसमें अगर हम बोल देते हैं कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को कौन सी चीजें जो कि अफेक्ट करती हैं, तो उसमें सबसे पहले है कि चेंज इन यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ यूनिट ऑफ गुड और सर्विस इन अ इकोनॉमी। देखिए एमईसी में हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश करी है, समझने की कोशिश करी है, और अब हम इसको दोबारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा। होता क्या है, सारा गेम किस चीज का है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी कम होगी उतना बंदा एनकरेज होगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें बना के और मैं मार्केट में फेंकूं, भाई ये कंज्यूमर्स तक पहुंचा दूं। मेरे पास जो है ना, देखें पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत महंगी पड़ रही है आजकल। बिजली के मसाइल, गैस के मसाइल, एनर्जी के मसाइल, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल, रॉ मटेरियल के मसाइल, लेबर के मसाइल। लेबर आपकी जो है ना इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है, वो बहुत सारे डिफेक्ट करती है, वो ब्लंडर्स करती है। मैं आपको बता दूं कि अगर अपना मिसाल के तौर पर कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है कंप्यूटर्स की, और कंप्यूटर्स बनाने के लिए बहुत कॉम्पिटेंट बंदों की जरूरत होती है। वहां पर अगर कोई इलिटरेट या कम नॉलेज वाला या कम कॉम्पिटेंट बंदा जाए, ज्यादातर कॉम्पिटेंट नहीं है, सीधी बात है, पाकिस्तान के अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो वो क्या अशर कर लेंगे? प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, नुकसान होगा, कॉस्ट तो होगी, लॉस भी होगा। तो ये चीजें क्या है, इम्पेक्ट करेंगे आपको। वो आप इससे सोचेंगे कि यार इससे तो हम प्रोड्यूस ही नहीं करें, इससे तो हम अच्छा है कि कंपनी बंद कर दें या प्रोडक्शन लिमिट कर दें, या बिजली नहीं आ रही, 24 घंटे बिजली गायब है और आपका बिल आ रहा है। देखिए सिर्फ बिजली जाना मसला नहीं है 24 घंटे, मसला है कि 24 घंटों के लिए आपने जो लेबर हायर की उसको भी आपने पैसे देने हैं। 24 घंटे डिले होने की वजह से आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि यार आपको इतनी शर्ट्स में देने वाला हूँ, इतना माल आपको पहुंच रहा है, वहाँ आपका रेपुटेशन अलग खराब हो रहा है, सही है, कारोबार मुतासर हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आपकी जो सप्लाई एटीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, सप्लाई बिहेवियर चेंज हो रहा है, आप सप्लाई करने के लिए एनकरेज नहीं हो रहे हैं। हाँ, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अच्छी है तो क्या होगा, आप एनकरेज होंगे, आप सप्लाई ज्यादा करेंगे। आप बोलेंगे यार इतना खर्चा तो आ ही नहीं रहा, तो इससे अच्छा है कि बना ही लो और प्रोड्यूस कर लो, मार्केट में फेंक लो, ताकि आपकी कंजप्शन हो जाए। और उसके बाद प्रोडक्टिविटी बोलते हैं परफॉर्मेंस को, सही, इसका ताल्लुक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है। इसमें ये होता है कि कितने वक्त के अंदर
या कितने रिसोर्सेज आपके कितनी आउटपुट देते हैं, यानी पर रिसोर्स आपकी आउटपुट कितनी है, यानी एक मजदूर आपकी प्रोडक्टिविटी या एक मजदूर कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर देता है, या एक मशीन कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, अब इसके अंदर जिस तरह लेवल ऑफ लेबर है, फिर कैपिटल है, फिर मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी है। मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी समझ रहे हैं आप? मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि कोई एक ऐसी मशीन या ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि जिसके अंदर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने की सलाहियत हो। मिसाल के तौर पर प्रिंटर है, आपके पास ऐसा प्रिंटर हो जो कि स्कैनिंग भी करे, कलर प्रिंट भी करे, ब्लैक प्रिंट भी करे, सही है, तो उसमें मल्टीपल फंक्शंस हो, यानी मल्टी प्रोडक्टिविटी हो उसके अंदर, या मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी हो, यानी एक ही चीज से आप ज्यादा चीजें। वरना क्या होता, स्कैनर अलग परचेज करें, उसके लिए जगह अलग मुख्तस करें, उसके लिए बंदा अलग, उसके लिए बिजली अलग। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं प्रोडक्टिविटी को कि एक इकोनॉमी के अंदर उसके जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, लेबर हो, चाहे वो मशीनरी हो, उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है, इफिशिएंसी कितनी है, सही है, यानी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड में वो सर्टेन बजट के अंदर, एक सर्टेन पैसों के अंदर वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर उसके बाद है लेबर वेज कॉस्ट। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, यूएसए की, अमेरिका की, जापान की, फिनलैंड की, जर्मनी की, या यूरोपियन कंट्रीज की कंपनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर आके प्लांट्स ले लेती है, प्लांट्स जो है ना लगाती हैं, प्लॉट्स नहीं प्लांट्स, यानी मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस बनाती हैं या प्रोडक्शन हाउसेस या फैक्ट्रीज लगाती हैं। उसका रीजन है, रीजन ये है कि यहाँ पर चीप लेबर मिलता है उनको, साउथ एशिया के अंदर उनको चीप लेबर मिलता है, यहाँ कम पैसों पे उनको मजदूर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती जाती है। यानी जो ब्लू कॉलर वर्क होता है, ब्लू कॉलर वर्क और वाइट कॉलर वर्क, आपको पता है क्या होता है? या ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं एक, और ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर जॉब्स होती हैं। जो मैनेजरल पोजीशन के ऊपर, जो एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर, जो एलिट लेवल के ऊपर जॉब्स होती हैं, उनको हम ब्लू कॉलर सॉरी वाइट कॉलर जॉब्स कहते हैं। और जो कुत्ते ख्वारी वाली जॉब होती हैं, या जिसमें हमने मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होती है, मुशक्क़त ज़्यादा करनी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू कॉलर जॉब। तो ऐसे ही ब्लू कॉलर वर्क होता है और ब्लू कॉलर वाइट कॉलर वर्क होता है। ये वाइट कॉलर क्राइम नहीं, क्योंकि क्राइम ज्यादा मशहूर है। तो वाइट कॉलर वर्क क्या होता है कि आसान किस्म का काम, डिजाइनिंग हो गई और प्लानिंग हो गई, लेआउट डेवलपमेंट हो गई, या कोई फाइनल आउटलेट हो गया, आउटलेट बना लिया अपनी कंट्री के अंदर, तो वो तो खुद बना लेते हैं वो लोग। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसमें मेहनत ज्यादा होती है, और वो अगर अपने कंट्री के अंदर कर लेते हैं तो उसकी वहाँ के मजदूरों को उनको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कम। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, क्योंकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनकी करेंसी बहुत लो है, ठीक है, और वहाँ की करेंसीज बहुत स्ट्रांग है, करेंसीज स्ट्रांग है या ज्यादा है, तो फिर उनको पैसे भी वहाँ ज्यादा देने पड़ते हैं। वहाँ पर अगर एक बंदे को 1 पाउंड देते हैं घंटे का, और यहाँ पर बंदे को जो है ना 200 दे दिए, तो यहाँ का बंदा तो खुश हो जाएगा क्योंकि उसके पास 200 रुपये आ गए। लेकिन वहां पर तो 1 रुपया आ गया, अगर देखा जाए उनकी करेंसी के हिसाब से, या ज्यादा से ज्यादा 3-4 रुपए की मालियत होगी। ये कभी हम पढ़ लेंगे ना, या किसी इकोनॉमिक के जो आपको वो
वो अपना जो एक और कोर्स भी होगा एडवांस लेवल का ना, उसके अंदर हम आपको पढ़ा लेंगे कि परचेजिंग पेयरिटी को देखा जाता है, या करेंसी की जो वो होती है मालियत होती है, करेंसी के अंदर परचेजिंग पेयरिटी या परचेजिंग पावर कितना होता है जब कंट्रीज डिफर करती हैं या डिफरेंट कंट्रीज में आप लेके जाते हैं। तो वहाँ के लोग के लिए क्या होगा, उसके लिए मतलब उसको आप बहुत कम दे रहे हैं, वो तो ये समझेगा कि यार ये शायद जो है ना इतना इतने पैसे तो किसी भिखारी को भी नहीं मिलते जितने आप लोग दे रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, भिखारियों से कम कीमत में वो हम लोगों में से खासतौर पे बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और जापान जैसे कंट्रीज के अंदर अपने प्लांट्स आके लगाते हैं और चीप लेबर पे मैन्युफैक्चरिंग करा के और फाइनल प्रोडक्ट अपने पास लेके जाते हैं, फिर वहां जाके उसकी फिनिशिंग करते हैं, उसकी कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है अपना टैक्सेस एंड अदर कॉस्ट, ये बहुत बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। इसको मुझे मेरा नहीं ख्याल कि इसको हम मजीद इतनी डिटेल पे डिस्कस कर लें कि देखिए सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट अगर टैक्सेस ज़्यादा लगाती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी और सप्लायर जो है या प्रोड्यूसर वो डिस्करेज होगा। ऐसे ही मटेरियल प्राइसेस, जो मटेरियल्स आप लोग बाय करते हो या कंपनीज बाय करेंगी, उनकी अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो सप्लायर जो है ना वो डिस्करेज होगा, प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर डिस्करेज होगा, वो कहेगा कि यार इससे अच्छा है कि प्रोडक्शन